हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, तो अगर एसएससी से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम लेकर के आए हैं स्टैटिक जीके, यानी कि जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस, जो कि अगर आगामी जो भी एसएससी की परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि लगभग जो जीके के प्रश्न होते हैं वो रिलेटेड रिपीटेड कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट पर शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं, यहाँ के क्वेश्चन अगर आप सारे अटेम्प्ट करते हैं तो बिल्कुल आपको फायदा होने वाला है। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी ही नहीं, अगर आप कोई भी ऐसी तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीके का पोर्शन जो है वो पूछा जाता है, जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए यह जो वीडियो है बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? यानी कि जो नागभट्ट थे वो किस राजवंश के राजा थे? तो ए ऑप्शन है काकतीय, बी ऑप्शन है वर्धन, सी ऑप्शन है प्रतिहार और डी ऑप्शन है रेड्डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो नागभट्ट थे ये प्रतिहार राजवंश के राजा थे। आगे बात करें, राजा नागभट्ट प्रथम प्रतिहारों की भीनमाल शाखा के संस्थापक थे। यानी कि जो राजा नागभट्ट थे ये प्रथम प्रतिहार के शासक तो थे ही, साथ ही साथ प्रतिहारों की जो भीनमाल शाखा थी उसके ये संस्थापक थे। वह प्रतिहार की भीनमाल शाखा के संस्थापक थे ही। उन्होंने राजस्थान के युद्ध में अरबों को हराने के लिए जय सिम्हा और बप्पा रावल के साथ एक त्रिपक्षीय संधि भी अपनाई थी। यानी कि जो राजा नागभट्ट थे इन्होंने युद्ध में जो अरब से आक्रमण होते थे, अरबों को हराने के लिए जय सिम्हा और बप्पा रावल के साथ एक त्रिपक्षीय संधि अपनाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। उस चरण की पहचान कीजिए जो अपघटन का हिस्सा नहीं है। यानी कि ऐसा कौन? तो ए ऑप्शन है निच्छालन, बी ऑप्शन है ह्यूमिफिकेशन, सी ऑप्शन है अपचयन और डी ऑप्शन है मृदा अपरदन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अपचय है यह अपघटन का हिस्सा नहीं है। आगे अगर बात करें, अपघटन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टूटना। अपघटन एक चयापचय प्रक्रिया है जो कच्चे माल के रूप में संकुल रसायनों का उपभोग करती है, उन्हें रूपांतरित करती है और फिर उन्हें सरल यौगिकों में बदल देती है। मृदा की जो ऊपरी परत है इसके घिस जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि मृदा अपरदन क्या होता है? तो मृदा की जो ऊपरी परत होती है उसके घिस जाने को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? यानी कि ऐसी कौन सी ग्रामीण बैंक है जो ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? ए ऑप्शन है साहूकार, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंक और डी ऑप्शन है सहकारी और भूमि विकास बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो साहूकार हैं यह ग्रामीण बैंकिंग की संस्थापक संरचना का हिस्सा नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो ग्रामीण बैंकिंग के लिए आज के संस्थागत ढांचे में कई बहु एजेंसी संस्थाएं शामिल हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं। नंबर 1 यानी कि वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारिता और भूमि विकास बैंक। ये सभी बहु एजेंसी संस्थाएं हैं। ग्रामीण बैंकिंग के अंतर्गत ये बहु एजेंसी संस्थाएं हैं। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ए ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, बी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, सी ऑप्शन है अफ्रीका और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सहारा मरुस्थल है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर आगे हम बात करें, आप यहाँ पे सहारा डेजर्ट देख सकते हैं। जितना ये सब येलो कलर का ये जो पार्ट है, जितना कुछ ये पार्ट है, यह सब सहारा डेजर्ट है। और अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है यह पूरा का पूरा उत्तरी अफ्रीका सहारा डेजर्ट के अंतर्गत ही आता है। यानी कि यहाँ तक पूरा सब सहारा डेजर्ट ही है। बात करें, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी कि अगर विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की बात की जाए तो सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है। यह मरुस्थल पूरे उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। आपने यहाँ पर फिगर में देखा भी, ये उत्तरी अफ्रीका है और ये दक्षिणी अफ्रीका है। तो पूरे उत्तरी अफ्रीका में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। बात करें तो मरुस्थल का, यानी कि मरुस्थल का जो कुल क्षेत्रफल है वह लगभग 3,20,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जो मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है?
ए ऑप्शन है, उन्होंने कहा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण होते हैं। ग्रहणों के लिए एक वैज्ञानिक व्याख्या विकसित की थी। एक वृत्त की परिधि की गणना करने के लिए एक विधि खोजी थी। विस्तृत शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में बताया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आर्यभट्ट जी हैं, इन्होंने विस्तृत शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया था। यह कथन इनसे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों कथन जो है वह इनसे संबंधित है। अगर आगे हम बात करें तो आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुरा पाटलिपुत्र में हुआ था, इनका जन्म हुआ था, और ये गुप्त काल में इनका जन्म हुआ था। गुप्त वंश के नियंत्रण के दौरान 475 ईस्वी में इनका जो जन्म है आर्यभट्ट जी का, इनका ये जन्म हुआ था। आर्यभट्ट ने पाई के मान को दशमलव के निकटतम 2 स्थानों तक ठीक से आकलित किया, जो कि 3.14 है, यानी कि इन्होंने पाई का मान बताया हुआ था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो ए ऑप्शन है राजीव नारायण, बी ऑप्शन है एस स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है देवजनी चालिया और डी ऑप्शन है उदय शंकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उदय शंकर जी को वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, यानी इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उदय शंकर एक नर्तक और नृत्य प्रशिक्षक थे। वे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर भारतीय शास्त्रीय, लोक और जनजातीय नृत्य के तत्वों को मिश्रित नृत्य शैली में डालने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ये एक शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ यूरोपीय नाट्य, शास्त्रीय नृत्य, भारतीय शास्त्रीय, लोक और जनजातीय नृत्य जो थे इन सभी में यह पारंगत थे। राजीव नारायण जो है वो भरतनाट्यम नर्तक, पियानो वादक और संगीतकार जो राजीव नारायण हैं ये मुंबई भारत में रहते थे, यानी कि इनका जन्म मुंबई में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? यानी कि ऐसी कौन सी नृत्य की शैली है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? तो ए ऑप्शन है कथकली, बी ऑप्शन है कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन है सत्रिया और डी ऑप्शन है भरतनाट्यम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सत्रिया है यह असम की नृत्य शैली है और यह दक्षिण भारत की नृत्य शैली नहीं है, यानी कि इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी। कथकली जो है यह केरल से संबंधित है। आगे अगर हम बात करें तो सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है, यानी कि जो शास्त्रीय नृत्य है ये असम से संबंधित है। आगे अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन 2013 में केरल सरकार से राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम के प्रथम प्राप्तकर्ता थे? यानी कि केरल राज्य का जो वार्षिक पुरस्कार है निशा गांधी पुरस्कारम, इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे जिनको 2013 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ए ऑप्शन है माधवी मृदुल, बी ऑप्शन है शोभना सी पिल्लई, सी ऑप्शन है उदय शंकर और डी ऑप्शन है मृणालिनी साराभाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मृणालिनी साराभाई हैं ये 2013 में केरल राज्य सरकार से राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। अगर बात करें प्रख्यात कथकली शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को केरल पर्यटन के प्रथम निशा गांधी पुरस्कारम से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1952 में पद्म भूषण और 1965 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मान्यखेत के कृष्ण तृतीय किस वंश से संबंध रखते थे? यानी कि जो मान्यखेत के कृष्ण तृतीय हैं ये किस वंश से संबंध रखते थे? तो ए ऑप्शन है चेर, बी ऑप्शन है पाल, सी ऑप्शन है राष्ट्रकूट और डी ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मान्यखेत के जो कृष्ण तृतीय थे ये राष्ट्रकूट वंश से संबंध रखते थे। राष्ट्रकूट वंश ने 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश में अंतिम महानतम शासक थे, यानी कि जो कृष्ण तृतीय हैं ये राष्ट्रकूट वंश में अंतिम महानतम शासक थे। चेरों ने केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया, यानी कि वहां पर चेरों का शासन था केरल के मध्य और उत्तरी भाग, और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र में चेरों का शासन था। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना? तो ए ऑप्शन है 1995, बी ऑप्शन है 1985, सी ऑप्शन है 1989 और डी ऑप्शन है 1994। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1989 में
भारत के जो चुनाव आयोग है यह पहली बार बहुसदस्यीय निकाय बना। आगे अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग जब 1950 में अक्टूबर 1989 तक स्थापित किया गया था, तब यह एक एकल सदस्यीय निकाय था जिसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही इसके एकमात्र सदस्य थे। चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि एसएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सारे के सारे प्रश्न। इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।